All right, a very good morning, well, good afternoon to all of you. Sunsilk World Cup Cricket में खुशामदीद. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones, shine with Sparks, and Zameen.com. हर पता हमें पता है. Let's say hello to the partners in crime, the legends, Abdul Rauf Saab, and of course, the legend Salim Malik Saab. Malik Saab, अस्सलाम वालेकुम. कैसे मलिक साहब? अच्छे नहीं अच्छे नहीं है? Why? क्या हुआ? कल तो सेमीफाइनल में नहीं आए तो छोड़े ना सेमीफाइनल में. मतलब मैं तो बता रहा हूँ उसको अपने पॉडकास्ट के लिए रख लें. छोड़े ये सब. मैं तो मेरा तो दिल कुछ और था. छोड़े, आप नई बातें करते हैं. हाँ, ये बताएं, हाउ इज यू, हाउ इज लाइफ? गुड सर, वेरी गुड. क्रिकेट कैसी है? अपनी या नहीं, अपनी ही बात कर रहा हूँ मैं. हमारी क्रिकेट की वेटरन चल रही है. वेटरन चल रही है. अभी तो वेटरन वर्ल्ड कप भी होने वाला है ना. हाँ, सलीम भाई जा रहे हैं इंडिया. आप जा रहे हैं इंडिया खेलने के लिए? इंशाल्लाह ताला. वैसे वो जो नहीं भी क्रिकेट खेले वो भी जा सकते हैं वेटरन वर्ल्ड कप में? हाँ, क्यों नहीं जा सकते. आपको तो मैंने इतनी ऑफरें करवाई हैं स्पॉन्सर. मैं आपके साथ स्पॉन्सर के बगैर नहीं जा सकता. मतलब नहीं, वो फिर इवन वेटरन भी नहीं जा सकता. आप फिर PSL खेलेंगे ना. अच्छा, PSL खेलूंगा. पहले PSL खेल के फिर वेटरन वर्ल्ड कप में जाऊंगा. बेहतर तो ये कुछ तो खेले, प्रैक्टिस हो जाएगी ना थोड़ी. यार अब ऐसी भी बात नहीं है. जब कुछ लोग बगैर खेले आ सकते हैं तो हम भी तो जा सकते हैं. ये तो है. बात खत्म है. इतनी क्रिकेट तो हमने भी खेली है. अब ये हम डर के भागने वाले में से तो नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता. मतलब क्या हो गया, ज्यादा बॉल लगी जाएगी ना, और तो क्या होना. भाग के डरने वालों में से सवाल ही नहीं पैदा होता. ऐसा है. वैसे मैं आपको बताऊं, आप टांग से थोड़ा सा हिलते हैं जब आपको ये रऊफ इस साइड पे बॉल करता है ना. हाँ. फिर आप छोड़ देते हैं उसको. नहीं, वो बिकॉज अगर मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ बिकॉज अगर मैं मारूंगा और बॉल जाएगी दोबारा, आप ही लोगों को कितनी तो बॉल है घुमा दी, दोबारा फिर बंदा जाएगा बाहर. आप लेग स्टंप पे अगर बॉल कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? बाहर ट्रैफिक भी थी ना. नहीं, लग सकती. टू मी आई थिंक इट्स नॉट. नहीं, आपका अच्छा डिसीजन था. आपको बॉलें तो गुम हो गई थी. 2 दफा राजा बेचारा थक गया. 2 एक्चुअली गुम नहीं होती, पैसे तो मैंने दिए हैं. बॉलें तो 5 गुम हुई हैं. आपने याद, सलीम भाई कौन आप लोगों को इतना फोन करता है घर से? बेटा. और फिर तो उठा लीजिए. फिर तो नो प्रॉब्लम. आप उठा सकते हैं. लाइव शो को मसला नहीं. ले लें, बात कर लें, अच्छा लगेगा. मैं उठा लूं? नहीं. पापा हेलो. हाँ अली बेटा बताओ तो क्या हाल है? ठीक ठाक है सब, एवरीथिंग इज ओके. सो कमिंग बैक टू, ये मुझे बताइए कि बहुत सारी चीजें बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है, कैसे देखते हैं आप उन्हें? क्या टीम जाएगी, कौन सी टीम में तब्दीली आएगी? क्या इस मौके पे पाकिस्तानी टीम को तब्दील करना ठीक है? अगर इस मौके पे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम आस्किंग यू. बिल्कुल करनी चाहिए. देखें, अगर इसी टीम के साथ आपने हारना है तो क्यों ना आप वो टीम लेके जाएं जिसको आप तैयार करें अगले वर्ल्ड कप के लिए. कुछ हाँ, देखें, आप अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होएगा कि आप और मैं बैठ के इधर क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे इन्हीं लोगों को जो इस साल खेल रहे हैं. बात यह है कि नए प्लेयर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है. आपको उन लोगों को लेके जाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान आगे खेलना है. इस टीम में जो हमारी अभी हार के आई है, इसमें से कितने प्लेयर आप समझते हैं कि टीम में होने चाहिए? चंद ही हैं, 4-5. उसके अलावा तो सारी टीम आपकी चेंज होने वाली है. कितने लोग हैं? 4-5 ही हैं ना जो रेगुलर हैं. वैसे तो नॉर्मली जो टीम में होता है, जब भी कभी आप टीम सेलेक्ट करते हैं 1 या 2 प्लेयर चेंज होते हैं. मगर इस टीम को अगर आप देखते हैं तो इस टीम में बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है और उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. अदरवाइज़ फिर वही होएगा, रोएंगे, बैठेंगे टीवी पे आप और मैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे. फिर रऊफ को आप तलवार देंगे कि यार तलवार से काट दो इनको. नहीं, तब तक तो मैं भी चीता हो चुका हूँ. अच्छा. मुझे किसी को तलवार देने की जरूरत नहीं, फिर मैं खुद ही काट पीट कर दूंगा. सीरियसली चीज़ें चेंज होने वाली हैं बहुत सारी. यार आई होप कि हो जाए. मुझे नहीं लगता सलीम भाई, मैं हमेशा ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क में चीजें तब्दील. उसकी रीज़न पता क्या है? वो आई होप कि हो जाए. बात वही है ना कि क्रिकेट बोर्ड हमारा स्ट्रांग नहीं है. जो बार बार रऊफ कहता है, मैं आज पहली दफ़ा कह रहा हूँ. वैसे मैं नहीं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता क्योंकि नाराज़ लोग बोर्ड के बहुत जल्दी हो जाते हैं. नहीं, आपकी बारी शायद आ सकती है. नहीं, बारी की बात नहीं है. मैं आए ना आए, किसी की आए, जिसकी आनी चाहिए उसकी तो आती नहीं. मेरी कहाँ से आनी है? एक बात है ऐसी, आप और मैं दोनों ही, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको 60 बार कैंप में बुलाया गया पाकिस्तान के? पाकिस्तान के 60 मरतबा.
सर मैंने 94 में पाकिस्तान अंडर 19 से डेब्यू किया था, ठीक 94 है, में। फिर तो होता ही है कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं मोस्टली वो अंडर 19 से ही पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं। उसके बाद फिर उनका कैरियर होता है प्लो लॉन्ग करता है और 15-20 साल क्रिकेट खेल सकते हैं। हाँ, अब मैं 94 में अंडर 19 खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ओके, उसके बाद जो मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ वो 2008 में हुआ, यानी कि मुझे 6 और 14-15 साल इंतजार करना पड़ा। और ये इंतजार इसलिए नहीं मैंने किया। no, come again. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज चूंकि रेस्ट डे है, हम कल के मैच के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि रेस्ट डे इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली है कि मैं थोड़ा सा इनसे बात कर सकूं। टेल मी, आपने कहा कि आपने 94 में डेब्यू किया था पाकिस्तान अंडर 19 से, अंडर 19 और उसके बाद आपने कब खेला है पाकिस्तान? मैंने 2008 में, मुझे 14 साल इंतजार करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट हिस्ट्री में किसी फास्ट तो बॉलर उन्होंने ने ये इतना लंबा बनवास अर्सा आपको नहीं काटने, मतलब ये सजा दी आपको? बनवास काटा आपने 14 साल? देखिए सज़ा यही थी कि सिफारिश नहीं थी कोई, और फिर स्टूडेंट लाइफ थी। मैं सिफारिश पे बिलीव नहीं था। अपने परफॉर्मेंस क्या उम्र थी आपकी जब आपने, क्या उम्र थी जब आपने अंडर 19 खेला? 16-17 साल? 17, 18, 19, 3 साल। 3 साल, और ओके। उसके बाद फिर मुझे लंबा यानी कि 14-15 साल का इंतजार करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि क्रिकेट हिस्ट्री में ना तो किसी ने इस तरह परफॉर्म किया कभी, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर तो रहा। परफॉर्मेंस बताएं ना मुझे, बताएं तो सही, अब बात हो रही है तो फिर हो ही जाए। हाँ, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 300 विकेटें मैंने मुकम्मल की, फिर फास्टेस्ट 400 विकेटें, फिर फास्टेस्ट 500, फिर फास्टेस्ट 600, फिर 700 के लिए मुझे 4 विकेटें चाहिए थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। सकलैन का रिकॉर्ड था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना था। मैंने इनको कहा जी मुझे एक मैच दे दें, मैं ताकि मेरे 147 मैचेस थे, मैंने कहा एक मैच दे दें, मैं 148 में मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। इन्होंने मुझे एक मैच भी नहीं खेलने दिया। तो इनको यानी कि वो अजीबो गरीब सिस्टम है यहाँ पे, आप इनका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी टीम में आपको 60 मरतबा बुलाया जाता है कैंप के अंदर। सिलेक्ट कितनी मरतबा हुए? सिलेक्ट लास्ट में जब मेरा ख्याल है कि कोई ड्रग्स में पकड़ा गया था, कोई मैच फिक्सिंग में बैन हो गया था, कोई कहाँ पे पकड़ा गया था, अनफिट हो गया था, तो उसके बाद फिर मुझे बुलाया इन्होंने डेब्यू के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ। फिर मैंने 3 आउट किए। फिर कब की बात है? ये 2007 या 8 की बात 2008, ओके। बड़ी यानी कि वो मजबूरी में डेब्यू है, कोई खुशी से नहीं करवाया गया था कि मजबूरी में करवाया। हमारे पास कोई नहीं है तो आप तो कोई नहीं करवाना ही है। इवन के ये था कि मुझे बुलाया, मैं फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा था उधर मुल्तान में। तो इंडिया में कलकत्ता में टेस्ट मैच था पाकिस्तान का, तो मुझे यूनुस खान ने भी कहा कि आपको मैंने टेस्ट मैच खिलाना है उधर कलकत्ता में, तो आप ना तैयार रहना। मुझे इन्होंने वीज़ा लगवाया, मुझे पासपोर्ट मंगवाया, उसको वीज़ा शीज़ा लगवा के मुझे बुलाया मुल्तान से। मैं लाहौर में पहुंचा तो मुझे क्या पता चला कि मेरी जगह किसी और को भेज दिया। उस पर यूनुस खान भी नाराज़ हो गया, कहता कि मैंने नहीं कैप्टनसी वगैरह करनी है, तो जो मैंने मंगवाए थे लड़के वो किधर है। तो लेकिन फिर मैं, अच्छा मुझे सज़ा क्या दी कि भाई ये यहाँ पे खुदा बने बैठे हैं, आपने पूछा क्यों हमसे? कि मैंने उनसे पूछा ये कि भाई मुझे आपने मुल्तान मैच छोड़ के बुलाया है सारा कुछ करवा के, तो अगर मुझे भेजना नहीं था तो मुझे फर्स्ट क्लास मैच ही खेलने देते। तो मुझे पूछ रहा है चेयरमैन कि आपने किस कैपेसिटी में मुझसे पूछा है कि आप हमसे तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता, हम तो बादशाह हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह क्रिकेट खेलते हो। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी थी कि मैं उसके बावजूद खेल गया पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी ना, वो खुद 2-2, 3-3 माह के लिए आते हैं, तो अजीब सिस्टम है यहाँ पे। तो बेशुमार स्टोरियाँ, बेशुमार कई ऐसे प्लेयर हैं कि मैं जाफर नज़ीर को जानता हूँ, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर हुआ करता था, उसको एक मैच तक नहीं पाकिस्तान के लिए खिलाया, और बेचारा देखता रहा, और उसके सामने अजीबो गरीब किस्म के, किसी का बाजू टूटा हुआ वो डेब्यू कर गया, किसी के पास जूते नहीं। मुझे याद है मैंने जाहिद की स्टोरी जो है वो एक दफ़ा मैं सफ़र में था तो यूट्यूब पे किसी ने डाली हुई थी, एंड देन ऑफ कोर्स आई हर्ड इट फ्रॉम यू आल्सो। तो मोहम्मद जाहिद एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे हमारे, तो आई थिंक इन दिनों इंग्लैंड में वो इंग्लैंड, तो wherever you are Zahid, if you're watching this, man I've grown fond of you. आप जिस ज़माने में आए थे, I was in the US studying, तो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दूरी थी, but I've learnt about you and माशाल्लाह you were gifted, you were wonderful and I hope and pray you're doing well. लेकिन अफसोस की बात है हमने मतलब उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं किया। वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर था, मेरे साथ खेलता रहा, हम एक ही रीजन से थे, एक ही इलाके से, बड़ी क्रिकेट हमने इकट्ठी खेली। वेरी डिसेंट पर्सन था वो, और जेंटलमैन आदमी था। बस यही सजा मिली, बस ये सजा मिली। उसका पता है, मैं उसके साथ ये मैच कुछ खेला हूँ, तो वो ना फैसलाबाद में मैच था और वकार वसीम दोनों खेल रहे थे उस मैच में, और एक साइड पे
उसने बॉलिंग की थी। आप यकीन करेंगे साहिर भाई कि वो फैसलाबाद जैसी विकेट, डेड विकेट, डेड विकेट, हाँ डेड, एब्सोल्यूट डेड, जहाँ वकार और वसीम का बॉल विकेट कीपर मोइन नीचे पकड़ा था हाँ और इसका वो ऐसे बॉल पकड़े थे, मतलब इतनी इसकी पेस का फ़र्क था उस वक्त, और उसने 12 आउट किए थे, ईच इनिंग में 6 आउट किए। सो हियर्स माय क्वेश्चन, अगर ही वाज दिस फिनोमिनल तो फिर उन्हें चांस क्यों नहीं दिया गया? सर चांस उसको मिला, उसके साथ हुआ ये कि कुछ लोगों ने वो होता है ना जो फियर कि यार ये आ गया तो फिर हमारा क्या होगा, ओ तो वो मुझे याद है कि हम लोग श्रीलंका के टूर पे थे, तो मैं उस दिन भी बताया था कि श्रीलंका में तो बंदा 12th में अनफिट हो जाता है, Okay. इतनी ह्यूमिडिटी होती Human, है बहुत है। कि भाग के आना पड़ता है, ऊपर से पता नहीं कहाँ से भाग के आप अंदर जाते हो, तो 3-4 दफ़ा के बाद 12th मैन चेंज करना पड़ता है कि वो 13वें वाले को कह रहा होता है कि यार तू इस दफ़ा पानी ले जा, मेरे से नहीं जाया जाना, मतलब इतनी गर्मी होती है। उसका स्टार्ट था बड़ा लंबा, ओके, वो स्क्रीन से भाग के आता था, क्योंकि वो एक कुछ बॉलर होते हैं जो रिदम से जितनी देर ना पकड़े ना वो करते नहीं, तो उसका स्टार्ट बड़ा लंबा था। तो अगर उसकी कोई भी कैप्टन होता, अगर मैं होता हाँ तो मैं उसको कभी 2 या 3 ओवर से ज़्यादा स्पेल करवाता ही नहीं। ओके, उसकी रीज़न ये कि वहाँ वो कर ही नहीं सकता ना, उसको आप उस वक्त लेके आते जब आपको विकेट की ज़रूरत है, Okay. या विकेट गिरी है तो आप उसको फर्स्ट चांस लेते कि यार ये 1 आध ओवर में शायद विकेट निकाल नया बैट्समैन आया, तो इसके अलावा उसको बॉलिंग नहीं करवाता वहाँ, क्योंकि वहाँ कर ही नहीं सकते आप, फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल है। दिस वाज इन कैंडी, नहीं कोलंबो जी, कोलंबो, ओके, वहाँ उस बेचारे से बड़े लंबे लंबे स्पेल करवाए गए। ओ तो वो जब कोई भी फास्ट बॉलर वहाँ जब आप 2 ओवर से तो उनकी ज़्यादा कमर का इशू हो गया था, कमर का इशू। बट हियर्स माय क्वेश्चन, ठीक है कमर का इशू हो गया था, लेकिन आपको अपने प्लेयर्स के अंदर, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन आपको अपने प्लेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। अगर कमर का इशू हो गया था तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी ना हमको। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद यही सवाल मैं आप दोनों से करूंगा, छोटा सा ब्रेक है जी। गुड मॉर्निंग टू यू, आई होप कि आप लोग अपनी चाय एंजॉय करे होंगे। हम भी कुछ गाने भी निकाल के रखवाए हैं आज मैंने इन दोनों के लिए, एक तो गाना डेडिकेशन है सर की, तो हम आप मतलब सीरियसली, और एक ब्रेक लेते हैं, नहीं नया वाला नहीं, पुराना वाला ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं। Alright जी, ladies and gentlemen, इससे पहले कि हम आगे बातचीत शुरू करें, I want to play a song and dedicate this to जनाब the one and only अब्दुल रऊफ साहब। ये सर आपका गाना है, अब आप ये ले लीजिए, गाना ये आपके लिए है। It's called Calm Down by रीमा। अच्छा बेबी भी याद है, आपकी फैंस भी तो होंगी ना बहुत सारी खवातीन, क्या कर रहे हैं आप, किससे मैसेज कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं आप? ये मैं देख रहा हूँ जो आपने सवाल पूछा। क्या इसको मैं देख के बताएंगे? हाँ, नहीं। कि कौन सी टीम जीतेगी अच्छा नहीं, मैंने वो नहीं पूछा था, फाइनल? मैंने पूछा ही नहीं है ये। क्या? मैं तो बात कर रहा हूँ फैंस की बात कर रहा हूँ, जैसे फास्ट बॉलर शर्मा गया रहो। फैंस क्या होने हमारे, क्यों? इतनी खेले ही नहीं क्रिकेट इतनी ज्यादा, तो फैंस होते हैं आप जिस तरह सलीम भाई के हैं काफी सारे। नहीं 20-25 ये साल के। अच्छा ये हमारी पॉडकास्ट होती है ना, मैं इस पे बड़ा जबरदस्त जवाब इंडिया देता हूँ वाला podcast में। वाकया सुनना चाहिए। बताएं तो बताएं क्या वाकया है सर, बता देना सर, क्या है, क्या हो गया? नहीं इंडिया कौन सा हुआ? नहीं वो आप जब लैंड किए तो कोई चले मिलने पहले आप आया। अपना बताएं, फिर ये अपना जहाज में। बताएंगे। हाँ, जहाज में जब आप कुछ भी नहीं वो कोई ऐसी वैसे वो बात नहीं है, बता तो दें क्या हुआ। वो कोई जहाज में इनके साथ सफर जो कर रहे थे वो, अच्छा। फिर वो आपको पता ही नहीं था ये कौन है, मतलब कौन वो तो अच्छा कौन, वैसे मुझे हैरानी नहीं है, नहीं वाकई इसको नहीं जो इसके साथ सफर करो तो सर ही पीटा हुआ, क्या बात करूं मैं इससे? नहीं वाकई रऊफ को नहीं पता था अच्छा कि ये कौन थी? अच्छा वो इंडियन एक्ट्रेस थी एक, हम वहाँ पे थे तो वो क्या नाम था मुझे नहीं पता उनका, कि वो मेरे साथ ही बैठी, वो भी यही जिस तरह आप भी परेशान हो गए, हाँ वो भी परेशान हो गई कि मेरा इतना बड़ा नाम है तो उसको पता ही तो क्यों वो नहीं है, कौन ये थी? बैठा। वो मैं तब्बो थी। तो वो भी एड में मुझे पूछ रही है, एंड में पूछ रही हैं आपसे, हाँ। क्या पूछा आपसे? जानते ही नहीं हो। मैंने कहा मैं फिल्म देखते ही नहीं, मुझे क्या पता आप कौन है, सही है। इससे ज्यादा नहीं। नहीं वाकई रऊफ अच्छा को वैसे आप लोग फिल्म में देखते ही नहीं, वैसे ही नहीं देखते? कोई भी नहीं देखी फिल्म कभी नहीं, अंग्रेजी भी नहीं? इंग्लिश उसकी देखते हैं सिल्वेस्टर स्टालोन की। वो मुझे यकीन है इस बात का, रैम्बो के अलावा कोई नहीं पसंद। सही बताओ। अच्छा ये जो चीज़ जो रऊफ बात कर रहा है ना, मैं एक दिन रऊफ को कह रहा था, मैंने कहा यार कई दफ़ा ना लोग पूछते हैं, कहते हैं आप
उनके साथ जा रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता आपको। हाँ हाँ ट्रू। तो आप ना जब शुरू में क्रिकेट खेलते थे तो बड़ा होता था यार ये बंदा जान के एक्टिंग कर रहा है कि इसको पता ही नहीं। मेरे बड़े भाई हैं वो माशाल्लाह वो 85 हैं, वो मैं इसको रऊफ को एक दिन बता रहा था, मैंने कहा यार जब मैं क्रिकेट में आया ना तो वो इंजीनियर है, उनको कोई क्रिकेट का कोई शौक नहीं था। हाँ, 1% भी नहीं था। हाँ, बाकी सब भाइयों को है हमारे। हाँ, तो वो ना उन्होंने कहना ये क्या करता रहता है हर वक्त, इसको पढ़ना चाहिए, ये क्रिकेट की तरफ जाता है, इसको ना वो हर वक्त जैसे बड़े करते हैं। तो जब मैं पाकिस्तान खेल गया तो उनको कुछ पता नहीं था मैं क्या करता हूँ। सीरियसली मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं रऊफ को उस दिन बता रहा अब तो मान जाए। मैं रऊफ को ना मैं बता रहा था, मैंने कहा उनको ना उनके चूंकि चीफ इंजीनियर रहे लाहौर में भी रहे वो, तो इमरान खान के वाले साहब के साथ वो अच्छा जानते थे उनको, तो सिर्फ उनको इमरान खान का नाम आता था और मेरा नाम आता था। तो मैं ना हंसता होता था, मैं कहता जी बाकी भी प्लेयर है वो यार कौन ने हो, मैंने ना हंसना करना कि मैं फिर इसको रऊफ को बता रहा था, मैंने कहा यार जब मैंने उनसे सुनता था ना तो जब कोई कहता था ना मुझे क्रिकेट का नहीं पता तो मैं कहता था यार इसको वाकई नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे तो घर में नहीं पता। ये बड़ी बात है वैसे कसम से वैसे बड़ी बात है ये, और अजीब ही लगता है ना बंदा कोई घर में आपके होए वो सिवाय आपके नाम के अलावा जब खेल गया बहुत क्रिकेट, जब उनको पता चला कि ये क्रिकेट खेलता है। यार ये ना मैं आपको बताऊं कि मुझसे आप पूछते हैं ना क्या मसला है, अक्सर इसी वजह से हमारे सिलेक्टर चीफ सिलेक्टर नाराज हो जाते थे। मुझे नहीं पता चलता था कि वाकई ये है या नहीं है, क्या है। वो समझते थे पता नहीं ये जानबूझ के कर रहा है, इससे हमें सलाम क्यों नहीं लिया। अच्छा भाई कैसे याद करता मेरे साथ भी ना 2-3 मरतबा ऐसी चीजें हुई हैं, बड़ी जबरदस्त चीजें हुई हैं। मेरी और समी खान की शक्ल ना आपस में शायद मिलती होगी, तो अक्सर ना लोग वो कर लेते हैं, या कभी कभी अली जफर कभी एक आध मरतबा ऐसा गुमान हुआ। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, मैं फ्लाइट ले रहा था इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में एक साहब मेरे साथ बराबर में बैठे हुए ना, अच्छा मुझे मुसलसल बात किए जा रहे हैं आपके, मैं ड्रामे देखता हूँ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा जी जी बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा फिर उसके बाद ना अब मुझे यकीन था ये मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं तो ड्रामा में बहुत एक आध मैंने प्लेस किए थे। जब उतरने लगे ना तो मुझसे कहते हैं कि समी भाई वैसे एक बात है। मैंने कहा जी बताइए। कहते आपसे मिलती शक्ल साहिर लोधी साहब की भी है, वो भी ना आपसे मिलते जुलते हैं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल मुझसे मिलते जुलते। तो ये आई थिंक होता है, अक्सर होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जैसे आप देखें पाकिस्तान टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ जिनको वो कई सालों से आप नहीं जानते उनको। जैसे हमारे पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हैं, वो आप देखो ना जो असिस्टेंट कोच हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते ही नहीं कभी। हाँ एब्सोल्युटली, जिनका नाम नहीं पता। अब मैं नहीं जानता कि ये कौन है, मगर मुझे पता है कि वो कोई एक बंदा है जो टीम की बड़ी खिदमत करता था, लड़कों को दबाता शिबाता था, वो टीम के साथ है। तो ऐसे लोग भी हैं, होते हैं जिनको आप रऊफ सही कह रहा है कि आप जब उनको मिलते तो कहते हैं यार मैं टीम के साथ मुझे बचाना है। अच्छा आपके साथ कभी कोई गैर मामूली वाकया हुआ, मतलब इंडिया में या कहीं और किसी मुल्क में कभी बहुत ही गैर मामूली ऐसा कि आपने बोला यार ये तो बड़ा एक दिलचस्प दास्तान है? यार इस वक्त याद नहीं हुए तो बहुत हुए होंगे, आई एम श्योर। ऐसे तो बेशुमार। तो आप लोग जब खत्म कर देते थे, मतलब फील्डिंग खत्म हो जाती थी, मतलब दिन खत्म होता था, तो उसके बाद क्या करते थे? यूजुअली रिटायर होते थे अपने कमरों में या क्या करते थे? ये मोस्टली मुझे ना मेरे से बड़े लोगों को शिकायत थी क्या कि मैं सोशलाइज नहीं करता। ओके। मैं कमरे में बैठ के टीवी देखता रहता था। अब इंडियन सारी फिल्में पूछ ले मुझसे। अच्छा वैसे दिस इज ट्रू, आपको माशाल्लाह नहीं, दिस इज इनक्रेडिबल, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। और इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे तो आप भी देखते हैं, और ये तो देखते हैं। हाँ नहीं, मुझे मैं नहीं जाता था, मैं बैठ के टीवी लगा के ना रिलैक्स करता था। बाकी लड़के जाते थे बाहर घूमने शूमने जाते थे, अक्सर जाते थे लोग। तो वो उनको यही होता था कि ये जाते नहीं, कमरे में बैठा रहता है, खाना भी उधर ही खा लेता है और लेटा रहता है। मैं रेस्ट करता था, मैं सच बताऊं, क्योंकि सारा दिन पिद्दी इतनी लगती थी कि उसके बाद आके ना बंदा कहता था कि यार रेस्ट करो। अच्छा मैं दोबारा से जाहिद की स्टोरी पे जाना चाहता हूँ ना। सो मोहम्मद जाहिद जो थे वो वापस आए श्रीलंका के दौरे से, कमर में तकलीफ हो चुकी थी, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनको सही करवाने की? नहीं, बेसिकली असल में 2-3 चीज़ें होती हैं, ना तो उनका ट्रीटमेंट किया गया, ना यहाँ पे हमारी कोई कोचिंग स्टाफ ऐसा था जो उनको प्रॉपरली ट्रेन करता है कि जो उनके एक्शन में थोड़ा सा फॉल्ट था अगर उसको भी सीधा कर देते तो वो काफ़ी लंबा खेल सकते थे।
मगर उसके बाद जो सेकंड उनका फेज शुरू हुआ वो बहुत बुरा था, वो पहले से भी बदतर था। उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया पाकिस्तान में। जब दोबारा फर्स्ट क्लास में आए, यानी कि मैं उस वक्त मुल्तान से घेरा था रीजन से, तो हमारा एक ही रीजन है, तो वो उस टीम में आए तो उनको फिर वहाँ पे बाहर बिठाना शुरू कर दिया, फिर उन बातें करना शुरू कर दी कि यार ये टाइम ज़ाया कर रहा है, इसका स्टार्ट बड़ा लंबा है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट के काबिल नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ें सुन सुन के एक वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर जिसने इतनी प्राइम देखी हो, इतनी शोहरत देखी हो, अनलकीली अनफिट हुए वो, तो उसके साथ फिर इस तरह का सलूक मेरा ख्याल है कि ज़्यादती थी। फिर आखिर में मेरा ख्याल है कि इतने बददिल हुए कि उन्होंने फिर छोड़ ही दिया और वो इंग्लैंड में ही सेटल हो गए। नहीं रहो, वो इंग्लैंड में मेरा ख्याल उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी काउंटी के साथ। उसके साथ जो सबसे बुरी चीज़ हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट से ये कुछ दिन पहले ही मेरा ख्याल वो बेचारा शायद एक बॉल भी डिलीवर कर लेता ना तो शायद उसको इलाज हो जाता उसका वहाँ, क्योंकि बहुत इंश्योर्ड होता है सारा कुछ। वो जब हो गई ना उसको बैक इंजरी, तो जब पाकिस्तान आया तो हमें तो चाहिए था कि यार उसका बहुत ख्याल करते, बहुत ख्याल करते, उसका इलाज करवाते। हमारे यहाँ जो चेयरमैन थे उन्होंने लिफ्ट ही नहीं किया, वो ये खुद अपना इलाज करवाए, मैं क्यों करवाऊँ कह के। तो वो बेचारा वहाँ आप देखो ना इंग्लैंड में, मुझे याद है वो रोता रहा बेचारा कि लोगों से पैसे मांगता है मेरा इलाज कमर का करवा दे। किसी ने मुझसे पूछा था जब वानखेड़े में सचिन का मुजस्मा नस्ब हुआ है, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि साहब भाई हमारे यहाँ ऐसे स्टैचूज क्यों नहीं बनते। तो मैंने उन्हें बताया था कि हम स्टैचू बनने से पहले ही उसे गिरा देते। अगर किसी में ज़रा सी भी सलाहियत हो तो हम सब मिल के कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसे ख़त्म किया जा सके। जिसे हम उरूज देते हैं, पलकों पे बिठाते हैं, उसी के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं मिल के कि ये ख़त्म हो सके। और ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर जगह है। ब्रेक लेते हैं। तैयार है सलीम भाई ज्यादा देर तक संजीदा नहीं रह सकते, इन्हें शकीरा याद आ जाती है। नहीं अभी सुनना है वो वाला दूसरे वाला गाना। वो कौन सा वाला सुनना है? बताइए, आप बताइए। आप अभी कुछ कह रहे थे। मुझे तो गजलें पसंद है, मुझे असद भाई बहुत पसंद है। तो मैं असद भाई ने एक ट्रिब्यूट दिया मैडम नूरजहां को, तो वो लगाई है जो ना मिल सके वही बेवफा। इंतजार कीजिए, हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, बहुत कुछ नया करने जा रहे हैं। एक ऐसा शो करने जा रहे हैं आपने भी कभी नहीं देखा होगा, ना देखेंगे। बट कमिंग बैक टू क्रिकेट, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। सो ये सब तो हो गया, दास्तानें भी सुन ली, सब कुछ हो गया। सर इमर्जिंग टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, उसका क्या होगा? क्या अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो मेरिट पे तो लोग नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बहुत। देखें मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि मैं उस टाइम भी बहुत सिफारिशें थी। हाँ। और मैं उसमें से निकल गया। वो अल्लाह नहीं निकालता है, बंदे के बस में तो होता नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं खेला ना अंडर 19, मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा सुनाया था कि पाकिस्तान अंडर 19 की सिलेक्शन होनी थी, हमने इंडिया श्रीलंका जाना था। तो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैच था, तो मुझे एज़ यूजुअल जो सिलेक्शन होने लगी तो मेरा नाम नहीं था उसमें, डाला ही नहीं उसने 11 में। तो वो हमारे मियाँ असलम थे, मुस्लिम मियाँ, तो अंपायर पाकिस्तान के भी थे। वो हालांकि आपस में बड़ी लगती थी क्लबों की, ओके। मगर उस वक़्त लोगों का ये था कि जो अच्छा है वो खेलना चाहिए। सही। उन्होंने लड़ के ना मेरा नाम किसी का कटवा के कि ये तुम ज्यादती कर रहे हो, इसको खिलाओ। वाओ। तो मैं खेल गया, लकीली खेला, वो खेला, पाकिस्तान मैंने स्कोर कर दिए। और जब सिलेक्शन होने लगी तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरी 145 की एवरेज थी और जो सेकंड था उसकी 45 थी एवरेज थी। तो मैं डर रहा था कि पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं। हाँ मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपकी 145 की एवरेज और दूसरे वाले की 45 की थी एवरेज। और मैं जब उसका 45 आपके 145 पे भारी था सर, वो सिफारिश कोई नहीं थी ना। ओके। सिफारिश कोई नहीं थी, चूँकि वो बैकग्राउंड कोई नहीं। हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना, जैसे उस दिन रोफ कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 250 वाले को प्रमोट नहीं कर रहे, जिसने 90 स्कोर किया हुआ उसकी वो रीले चला रहे हैं कि इसने बड़ा स्कोर कर दिया। तो वो होता तो यही है ना। तो वो मैं उसमें से निकल गया, अंडर 19 चले गए,
खुशकिस्मती से लोगों के नज़रों में आ गए। ओके जब आप एक दफ़ा नज़रों में आते हैं फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना निकालना। फिर वो क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से वो मियां जावेद भाई के खिलाफ बगावत रिवोल्ट हो गई, हुआ, 9 खिलाड़ियों हम बीच में घुस गए और स्कोर हो गया, हाँ। तो आगे सामने। अदरवाइज कहाँ मौका मिलता है लोगों को। ये देखें जो आप बात कर रहे हैं, लोगों को मौका नहीं मिलेगा अनलेस के वो सर्कल से जितनी देर लोग को ख़त्म नहीं करेंगे वो नया टैलेंट नहीं आएगा। अच्छा, रात को हम बात करेंगे इस पे तफसीलन, लेकिन इस वक्त मैं बात कर लेता हूँ जो पहला सेमीफाइनल होगा इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में कल। टेल मी व्हाट्स द प्रेडिक्शन। अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्कोर, बहुत कोई अच्छा उनका वो ओडीआई वो नहीं है। हाँ, इंडिया बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए, और अगर कोई टफ टाइम दे सकता है इंडिया को इस पूरे वर्ल्ड कप में तो वो न्यूजीलैंड ही है। बेशक तो कल एक आसान मैच नहीं होगा इंडिया के लिए। नहीं, बड़ा सख्त मैच होगा। और मगर मुझे लगता है चूँकि इंडिया की टीम बहुत बेहतर खेल रही है, रॉफ इस चीज़ से एग्री नहीं करते, वो न्यूजीलैंड को कहते हैं। और मैं देखे जो 4 टीमें आई हैं वो बेहतर टीमें आई हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो इस टूर्नामेंट में जिसकी फॉर्म सबसे बेहतर जा रही है इंडिया, वो है इंडिया। मैं उस लिए कह रहा हूँ, उस हवाले से कह रहा हूँ कि इंडिया बहुत बेहतर खेल रही है वो हर डिपार्टमेंट में। आप देखो बॉलिंग। अच्छा, और दूसरी एक और बात है, ये जो अंसाम्बल है ना इंडिया का जो इस वक्त है, जिसके अंदर रोहित है, शुभमन है, विराट है, जडेजा है, शामी है, सिराज है, बुमराह है, राहुल है, ऐसा अंसाम्बल दोबारा नहीं बनना। बिकॉज ये 3-4 साल के बाद जब इनमें से कुछ खिलाड़ी खत्म होंगे ना, बिकॉज रोहित एंड विराट आर प्रोबब्ली प्लेइंग द लास्ट ऑफ द वर्ल्ड कप ऑफ देयर करियर। आई होप टू सी देम प्ले मोर, लेकिन मेरे ख्याल में टू बी ऑन द सेफर साइड, आई थिंक ये शायद उन दोनों का लास्ट। विराट शायद एक और खेल लें, लेकिन रोहित का आई थिंक प्रोबब्ली दिस वुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप। तो ये जो जेल्ड एनर्जी है पूरी इंडिया की टीम की, तो वो एक बड़ी डिफरेंट एयर के अंदर है, बहुत डिफरेंट एयर के अंदर है, और वो देयर वेरी डोमिनेंट फोर्स। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए, जो डिफरेंस क्रिएट किया हुआ इंडिया की वो उनकी फास्ट बॉलिंग ने किया हुआ, क्योंकि जब आपकी फास्ट बॉलिंग बैटिंग को आप डिनाई नहीं कर सकते। बैटिंग तो उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग थी ना, बैटिंग तो इंडिया की हमेशा से स्ट्रांग रही है। उनको जो डेफिशिएंसी थी वो लैक कर रहे थे बॉलिंग को। इस दफा उनका लकीली फायदा ये हुआ है कि उनको बॉलर्स बहुत अच्छे मिल गए हैं बैटिंग के साथ। बैटिंग तो देखा ना कि उनकी हर मैच में 350, 340, 300 रन कर रही है, मगर वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे अपनी बॉलिंग की वजह से। अब उनको टॉप क्लास बॉलर्स मिल गए, स्पेशली जैसे ही बुमराह इंजरी के बाद वापस आया वो एक्सेप्शनल हो चुका है। एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस देखे पाकिस्तान के खिलाफ, फिर इंडिया के खिलाफ, वो लगता है कि जिस तरह इनमें आप बॉलें डालकर एक जगह पे फेंक रहे हैं, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद जो दूसरे हैं सिराज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप हुआ जब उन्होंने एशिया कप में श्रीलंका को आउट किया और 6 विकेटें ली फाइनल में उन्होंने। उसके बाद जो लास्ट मैच है उसमें फिर जो मेजर इंपैक्ट अभी शामी ने क्रिएट कर दिया। शामी हैज बीन अनबिलीवेबल। 4 मैचेस में उनके पास 18-19 विकेटें हैं। तो जो उनके स्पिनर था वो तो है ही आउटस्टैंडिंग, जडेजा है, उसके बाद कुलदीप यादव है। ये चीज़ जो है वो डिफरेंस है, मगर इसको काउंटर सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम कर सकती है, क्योंकि फ्लैट पिचें अगर वो सर्वाइव कर गए शुरू वाले बुमराह और सिराज को न्यूजीलैंड के बैट्समैन, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वो हर्डल क्रिएट करेंगे वो। मगर जिस तरह बॉल मूव हो रहा है, वो बॉल उनका स्विंग कर रहा है, नया बॉल, मेरा ख्याल है वो कोई भी टीम होगी उसके लिए सर्वाइव करना। अच्छा, होम क्राउड का कितना एडवांटेज होगा? बहुत एडवांटेज, बहुत। देखें एक होम ग्राउंड का तो हमेशा से एडवांटेज रहता है ना। पूरी फोर्स आपको सपोर्ट कर रही होती है और लोग आपके साथ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो फिर एडवांटेज तो होता है ना, हर चीज़ का एडवांटेज होम ग्राउंड को तो है जो होम टीम है। अच्छा, इनके साथ ना जब ये बात करें तो एक नीचे ना वो हेडिंग्स भी चलानी चाहिए ना कि सलीम भाई के कोट एंड कोट इस बात का मतलब ये था, इसके अंदर ये चीज है, जो कहा है वो मत सुनिए, जो नहीं कह रहे हैं समझना भी चाहिए, आपको खुद भी थोड़ा सा। सर आपके साथ रह रहे कि मैं समझदार हो गया हूँ। ये आपके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ बाद में। अच्छा, बताते हैं, ये तो बात है, ये तो बात है। अच्छा, लेकिन एक बात में देखें, इसलिए नहीं बिकॉज ही इज हियर, अगेन मैं बार बार एक बात कहता हूँ, और इसलिए नहीं बिकॉज ही इज हियर, बट दीज पीपल आर बहुत इफेक्टिव ब्रेन्स है क्रिकेट के। I hope and pray that board is listening. I hope Prime Minister Saab is listening. I hope President Saab is listening. I hope everyone else who matters, जो decision makers हैं, they're listening. इन दोनों को यूज कीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा।
देखिए, हमें साइड करना चाहिए उन लोगों के साथ जो क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं। मैं कोई भी प्रोग्राम आप जाके देख लीजिए, सलीम भाई की कोई भी प्रेडिक्शन उठा के देख लीजिए, इट्स अप टू द मार्केट, टू द पॉइंट है। रऊफ की कोई प्रेडिक्शन उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर हम इन लोगों को यूज नहीं करेंगे और अगर ये सिर्फ टेलीविजन के लिए रहे तो एक अच्छा प्रोग्राम तो देखने को मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान 2 ब्रेन से महरूम रहेगा। पाकिस्तान को इनकी खिदमत चाहिए। अब दोनों ने ये 60 मरतबा कैंप में गए हैं। सलीम भाई ने बेशुमार बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक वी शुड यूज देम। मैं तो यकीन रखें, अगर पाकिस्तान में मेरिट को चांस नहीं मिला तो आइंदा आने वाले चंद सालों के बाद पाकिस्तान खुदा न करे ऐसा ना हो कि क्वालिफायर्स खेले, और वो बड़ा डैमेजिंग होगा हमारे लिए। मतलब तमाम स्पोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, तमाम स्पोर्ट्स खत्म हो चुके हैं, ले दे के क्रिकेट रह गया है, उसका भी यही हाल है। मैं तो उस दिन उसकी स्टोरी जो नदीम, जो हमारे एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो जो करते हैं, मैं तो, और आपको जब उन्होंने कॉमनवेल्थ में रिकॉर्ड कायम किया है, रात को 3 बजे बैठ के जाके हम लोग देख रहे थे, मैं था, लासी था, राजा था यार, हम दम बखुद थे हम। और जिस वक्त उसने वो थ्रो किया है, उसकी एक थ्रो नकारा हो गई थी, पीछे पड़ी थी, हमको डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। आप यकीन माने, पाकिस्तान की एक चीज में हमारी सांस अटकी हुई है। जब उसने थ्रो किया, हम तीनों उछलने लगे। और मैं मरीर कैंट में रहता हूं, तो और वहां हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेलीविजन, बहुत ज्यादा शोर गोल नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने आवाज ऊंची ऊंची करके जो नारे लगाए, लिटरली इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन उस आदमी की अगर आप स्टोरी सुने तो उस आदमी ने बड़ा सर्वाइव किया है, बहुत सर्वाइव किया है सर। वो बहुत बड़ी, वो मेरा ख्याल है कि एक इमोशनल स्टोरी है उसकी। आप देखेंगे जिसके साथ उसका कंपटीशन था, जो इंडियन थे जेवलिन थ्रो वाले। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, रात को ये स्टोरी सुनाएंगे। रात को जब हम आगाज करेंगे ना, तो ये नदीम की स्टोरी के साथ आगाज करेंगे, जिसने आपको कॉमनवेल्थ में सोने का तमगा दिलाया था, उससे शुरू करेंगे। लेकिन अब इजाजत दीजिए, ठीक 11 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।